है कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय हितों की अनदेखी की और खास स्पेक्ट्रम कौड़ियों के भाव बेच दिया। वित्त मंत्री ने सीधे मनमोहन सरकार पर हमला बोला और कहा कि यूपीए सरकार के लालच के कारण मोदी सरकार को कई अंतर्राष्ट्रीय केस लड़ने पड़ रहे हैं। एंट्रिक्स देवास समझौते पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सरकार का पक्ष खुलकर रखा और समझौते से जुड़े तमाम अहम मुद्दों पर यूपीए की तत्कालीन सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि देश के सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अहम फैसला दिया है जिस पर सभी को गौर करना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले टेलीकॉम बैंड को प्राइवेट कंपनियों के हाथ बेच दिया गया। एंट्रिक्स देवास मामले को भारत के लोगों के साथ धोखाधड़ी बताते हुए उन्होंने कहा कि समझौते के लिए यूपीए सरकार जिम्मेदार थी और ये देश की सुरक्षा के खिलाफ था। Became a controversy during the UPA government. Agreement was signed during UPA in 2005, and post the agreement, it took 6 full years for the UPA themselves to cancel the order in 2011. And even when they cancelled it, glimpses of what was completely wrong against national security, that it was a fraud upon the people of India, a fraud on the treasury of India, and a fraud against the country. वित्त मंत्री ने कहा कि सैटेलाइट लॉन्च होने से पहले ही इसके इस्तेमाल का अधिकार निजी कंपनी को बेच दिया गया। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार की लालच की वजह से आज मोदी सरकार को कई अंतर्राष्ट्रीय केस लड़ने पड़ रहे हैं। वित्त मंत्री ने राहुल गांधी पर इस मामले में जोरदार हमला बोला। मगर एक बार क्या राहुल गांधी जी इसके विषय में कांग्रेस में चर्चा की है? इतने बड़ा घोटाला, देश का इतना बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी के सरकार के समय हुआ, प्रश्न पूछा या उस ऑर्डर को कैंसिल करके फाड़ करके फेंका? कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। मोदी सरकार आने के बाद ही इतना प्रयत्न चल रही है जिसके वजह से आज सुप्रीम कोर्ट में हमें सफलता मिली। मास्टर ऑफ करप्शन, इस हद का करप्शन कोई और कर नहीं सकते हैं भैया। मैं पूछना चाहती हूं आप सबसे, 2014 से एक कहीं सुनने में आया करप्शन मोदी सरकार में? मगर ये है लेवल ऑफ करप्शन ऑफ यूपीए। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार अब देवास को लिक्विडेट करने की प्रक्रिया की शुरुआत करेगी और जल्दी ही जांच एजेंसियों के साथ मिलकर अगला कदम उठाएगी। कंपनी which is getting liquidated, which was a fraud in its first place in the agreement, all that has got established. We are looking at that side of it today, but sooner, post this order of the Supreme Court, I will be holding a meeting with all those departments and seeing and also the law enforcement agencies to see how best we can proceed. और तलब है कि 17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने देवास मल्टीमीडिया और देवास एम्प्लॉय मॉरिशस की एनसीएलटी के खिलाफ याचिका को रद्द कर दिया था। देवास मल्टीमीडिया का इसरो की वाणिज्यिक इकाई एंट्रिक्स के साथ वर्ष 2005 में एक करार हुआ था जिसके तहत वो पट्टे पर एस बैंड उपग्रह स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल कर मोबाइल फोन धारकों को मल्टीमीडिया सेवाएं मुहैया कराने वाली थी। स्पेक्ट्रम नीलामी के धांधली के आरोप लगने के बाद वर्ष 2011 में इस सौदे को रद्द कर दिया गया, जिसके बाद ये मामला कोर्ट में गया। ब्यूरो इनपुट्स के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज। तो आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरी की पूरी डील जिसकी चर्चा वित्त मंत्री कर रही थी और जो कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो पूरी की पूरी डील है क्या, देवास क्या है, एंट्रिक्स कौन है और ये डील थी क्या। दरअसल जो देवास एंट्रिक्स डील है वो देवास मल्टीमीडिया जो कि एक प्राइवेट कंपनी है और इसरो का एक कॉमर्शियल विंग है एंट्रिक्स कॉरपोरेशन, इसके बीच में साल 2005 में सैटेलाइट सेवाओं से जुड़ा हुआ एक समझौता किया गया। समझते हैं ये समझौता क्या था। समझौता ये था कि एस बैंड जिसका कि राष्ट्र की सुरक्षा के साथ सीधे संबंध है, रक्षा मंत्रालय इसको इस्तेमाल करता है। एस बैंड के जो सैटेलाइट्स छोड़े जाने थे उनके कॉमर्शियल राइट्स इस कंपनी को दे दिए गए और कंपनी ने बड़े बड़े दावे किए। कंपनी ने दावा किया कि हम आगे चल करके जिस तरह से आज एलन मस्क बोल रहे हैं कि लोगों के हाथ में मोबाइल नहीं सैटेलाइट होगा, उसी तरह की कुछ पेशकश इस कंपनी ने भी की थी। सैटेलाइट लॉन्च नहीं किए गए थे लेकिन यह कंपनी लगातार एक स्टार्टअप जो थी 2004 में बनी थी और ऐसा लग रहा था कि ये इसी डील के लिए बनाई गई थी।
तो सैटेलाइट लॉन्च हुए नहीं, लेकिन इसके स्पेक्ट्रम के अधिकार उस कंपनी को दे दिए गए। यही डील के मूल में जो फ्रॉड बताया जा रहा है उसका आधार है। देवास मल्टीमीडिया उस वक्त एक स्टार्टअप कंपनी थी जो 2004 में इसी डील के लिए बनाई, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये इसरो के अंदर जो लोग थे उन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। और वही एक बड़ी बात जो आज एनसीएलटी कह रहा है कि ये एक पूरी की पूरी कंपनी है, फ्रॉड तरीके से बनाई गई। इसका जो पूरा का पूरा जो डील है वो फ्रॉड था, और इसलिए इस कंपनी को वाइंड अप हम करते हैं। इसरो के पूर्व साइंटिफिक सेक्रेटरी एमडी चंद्रशेखर ने इस कंपनी को बनाया, और देवास मल्टीमीडिया भले एक भारतीय कंपनी थी, लेकिन इस कंपनी ने इतने बड़े बड़े वायदे किए कि इसमें विदेशी निवेश आने लगा। मॉरिशस और दूसरे कई सारे देशों से कई सारे निवेशकों ने पैसा लगाया इस उम्मीद में कि ये कंपनी काफी पैसे बनाएगी। देवास मल्टीमीडिया में शेयरधारकों में अमेरिकी निवेश समूह, कोलंबिया कैपिटल, टेलीकॉम वेंचर्स के अलावा डॉयचे टेलीकॉम भी शामिल था। तो जब बड़े बड़े निवेशक इस पूरी डील से जुड़े तो उनको लगा कि इसमें बहुत ज्यादा फायदा है, इसमें निवेश करना बहुत ही हमारे लिए मुनाफे का सौदा हो सकता है। लेकिन उसके बाद जो गोरख धंधा शुरू हुआ कि जब आपको सैटेलाइट्स आपके पास था नहीं, आपके पास कोई प्रोडक्ट था नहीं, लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट किया, और उसके बाद फर्जीवाड़े का क्या कुछ एक तरह से जो पैमाना रहा वो हम आपको बताएंगे। इस समझौते को 2011 में फर्जीवाड़े के आरोपों के चलते रद्द कर दिया गया। ये यूपीए सरकार में 6 साल लगे यूपीए सरकार को समझने में कि ये इसमें कुछ फ्रॉड हुआ है, और यही एक मूल विषय था कि ये 6 साल लग क्यों गए, इस कंपनी को वाइंड अप क्यों नहीं किया गया, ये सरकार को समझ में क्यों नहीं आया उन 6 सालों में कि ये एक गलत समझौता था और इसमें देश की, राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया है। क्योंकि कैबिनेट में सैटेलाइट छोड़ने का मुद्दा आया, लेकिन इसके सैटेलाइट्स के अधिकार किसी को दे दिए गए हैं, ये उस कैबिनेट नोट में इसका हिस्सा था ही नहीं। और आज वित्त मंत्री ने स्पष्ट तौर पर यह आरोप लगाया कि उस वक्त जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस था वो तब के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अधिकार क्षेत्र में था, और क्या उनको इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं थी। और यही बाद में ये कहा गया यूपीए सरकार के द्वारा कि इसकी जानकारी नहीं थी और इसलिए डील को रद्द किया जा रहा है। इस आदेश के खिलाफ जो देवास मल्टीमीडिया थी उसने मध्यस्थता की कार्रवाई शुरू कर दी, क्योंकि उसने यह दलील दी कि मेरे साथ बहुत सारे विदेशी निवेशक हैं, इसलिए यह मामला इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगा। और उन्होंने अलग अलग जो फोरम्स हैं उस पर इस मामले को अदालत में लेकर के गए, और यह मामला जब इंटरनेशनल हुआ तो देवास को कई जगह सफलता भी मिली। तो ये पूरा का पूरा जो मुद्दा है, समझने की कोशिश ये कि इन्वेस्टर्स लाए कितने। कहा जा रहा है कि ये टेलीकॉम में एफडीआई और इसके तार 2G कंपनी 2G जो घोटाला था उसके साथ भी जुड़े हुए। अपने हम मेहमानों के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ ये बड़ा घोटाला था और कैसे इसके साथ इसका लिंक था। लेकिन आज वित्त मंत्री ने यह स्पष्ट तौर पर कहा कि जो निवेश था वो 579 करोड़ रुपए का था, उसमें से कंपनी ने 488 करोड़ रुपए साइफन ऑफ कर दिए। यानी एक तरह से यह पूरा का पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का था, यह सरकार का कहना है। तो अगर यह समझ में आ जाता पहले यूपीए सरकार में कि यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है, तो फिर यह मुश्किल आती ही नहीं और इस कंपनी को पहले ही वाइंड अप किया जाता है। कोर्ट ने बहुत ही तल्ख टिप्पणी की है। जब ये अदालत में मामला सामने आया तो बहुत ही तल्ख टिप्पणी की कोर्ट ने कि ये पूरी की पूरी लॉ या जो कानून व्यवस्था है उसका गलत इस्तेमाल करके एक प्रॉक्सी वॉर करने की कोशिश हो रही है, और इसमें भारत की जो संप्रभुता है उसको भी दांव पे लगाया गया। तो ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि देवास एंट्रिक्स डील क्या है। और हमारे साथ दो खास मेहमान हैं इस प्रोग्राम में, उनको हम जोड़ना चाहते हैं। हमारे साथ हैं रतन श्रीवास्तव जी जो कि स्पेस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, और साथ ही साथ शिशिर सिन्हा जो कि वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं, वो हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आइए अपने मेहमानों के साथ जुड़ते हैं। लेकिन जो सवाल है, नमस्कार रतन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी आपकी आवाज सुनाई पड़ रही है मुझे। बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। शिशिर जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल अजय, आपकी आवाज भी हम सुन पा रहे हैं। चलो रतन जी, मैं इससे पहले कि कुछ सवाल उठाऊं मैं आपसे सबसे पहले यह समझना चाहता हूं कि 2005 में यह सिलसिला शुरू हुआ, आज हम 2022 में खड़े हैं, इतना लंबा वक्त हो गया और अब ये पता चला है देश को कि कितना बड़ा फ्रॉड था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ जानबूझ करके कुछ खास लोगों ने हाथ मिला करके किया था। आपकी पहली टिप्पणी। देखिए, इसमें कोर्ट्स ने और एनसीएलटी ने अपना अपना जजमेंट दिया है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी बोला है कि ये फ्रॉड है। तो जब कोर्ट्स ने बोला है फ्रॉड है, तो जरूर उन्होंने बहुत इसके अंदर डीप में जाकर के देखा होगा कि इसके जड़ें कहां तक जा रही हैं। मगर देखने वाली बात यह है कि 2005 से जब ये शुरू हुआ
और 2008 में जब पहला मेजर इन्वेस्टमेंट आया डॉयश टेलीकॉम का, उस समय डॉयश टेलीकॉम, कोलंबिया कैपिटल टेलीकॉम वेंचर्स, ये सब इसके साथ जुड़े, तो इससे एक रिस्पेक्टेबिलिटी मिल गई। मतलब जैसे आपने सही कहा शुरू में कि देयर वाज नो प्रोडक्ट एंड देयर वाज नो लॉन्च, सैटेलाइट बने नहीं, एस बैंड मिल गया। और एस बैंड फ्रॉम स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बैंड, क्योंकि एस बैंड से जो है टेलीकॉम भी होता है, एस बैंड से रडार भी होता है, एस बैंड से आप नासा जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी कम्युनिकेट करती है, एयरपोर्ट सर्वेलेंस, एयर नेविगेशन, सब में काम आता है। बहुत ही अहम एक ये बैंड है एस बैंड। तो एस बैंड दे दिया गया, और क्या प्राइस लगा, क्या लगा, वो तो कोर्ट ने आज आपको बता ही दिया, लेकिन प्रोडक्ट तो था नहीं और वो चला गया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट जब आया इन ऐसी रेस्पेक्टेबल कंपनीज का, डॉयश टेलीकॉम का या कोलंबिया कैपिटल का, तो लोगों को लगा कि हाँ, लगता है इसके अंदर कुछ है। और इंडिया की तरफ से भी किरण कार्निक साहब भी जैसे उसके बोर्ड पे थे, और बाकी गैरी पार्सल्स थे जो सीरियस सैटेलाइट के सीनियर एग्जीक्यूटिव थे, वो भी इसके बोर्ड पे थे। तो एक ये कई साल तक ये चलता रहा कि हाँ, इसके अंदर कुछ है, कुछ बनेगा, कुछ जाएगा। बट ये फ्रॉड ऐसा नहीं है कि पकड़ा नहीं गया, ये 2010-2011 में पकड़ लिया गया, क्योंकि इसके जब 2G का समय शुरू हुआ और CDMA स्पेक्ट्रम के नीलामी का टाइम शुरू हुआ, उस वक्त ये पता लगा कि इसके अंदर देयर हैज बीन अ लैप्स। और रॉडम नरसिम्हा साहब की एक कमेटी बैठी, उसने फाइंड किया कि प्रोसीजरल लैप्स जरूर हुए हैं, लेकिन इसरो की तरफ या एंट्रिक्स की तरफ से कोई फ्रॉड नहीं हुआ है। तो उसी वक्त ये डील कैंसिल हो जानी चाहिए थी। 2010-2011 में जो उस समय सरकार थी, उस सरकार को ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ रॉडम नरसिम्हा कमेटी शुड हैव कैंसिल्ड द डील। इट डिड नॉट हैपन। अब वो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, उसके बारे में वो तो पॉलिटिकल एक कहानी बन जाती है, लेकिन इससे एक मौका मिल गया देवास को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाने का। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जब वो गए तो उनको एक अवार्ड मिल गया, उससे हमारी जगहसाई हुई, देश की जगहसाई हुई। और अब आगे जो हुआ है वो तो आप जानते रतन हैं जी, कि ये नहीं समझ में आ रहा है, ये मुझे थोड़ा सा समझाइए। दे ट्राइड टू टेक ओवर द एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग एयर इंडिया। तो इसमें ये तो सही बात है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, आपने इन्वेस्टमेंट ले लिया, तो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न तो तब आएगा जब आपके पास प्रोडक्ट होगा, कुछ लॉन्च होगा, रेवेन्यू आएगी। रेवेन्यू, रतन जी, आप मेरे साथ रुकिए। शिशिर जी मेरे साथ जुड़े हैं। शिशिर जी, अब ये सरकार कह रही है, आज वित्त मंत्री ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि पहले तो आपने दिखाया कि आप देश में FDI लेकर के आए, मॉरिशस और दूसरे देशों से FDI आई, उसके बाद उसका एक बड़ा हिस्सा, करीब 85% हिस्सा, उसको वापस दूसरे कार्य में विदेश में लेके जाया गया। उसके बाद आप कहते हैं कि आपको नुकसान हो गया देश में, और फिर आप इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाते हैं। पूरी कहानी कहती क्या है? शिशिर जी, आप प्लीज अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को। ये आज की व्यवस्था में हम लोग म्यूट और अनम्यूट पे ज्यादा सबसे पहले ध्यान देते हैं। खैर, देखिए, जो मूल बात है कि जब आप किसी समझौते में आते हैं तो सबसे पहली चीज क्या है कि आपके पास क्या कुछ ऑफर करने के लिए है। जब आप 3 प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, देवास टेक्नोलॉजी, देवास डिवाइस और देवास सर्विसेज, ये 3 जो चीज ऑफर किया जाना था, ये 3 आपके पास थे ही नहीं, तो आप ऐसे कैसे समझौते पे आ गए? दूसरी बात, जब जो सैटेलाइट लॉन्च होने जाता है तब जाकर के पता चलता है कि 90% जो उससे मिलने वाली सेवाएं हैं वो पहले ही उसका ऑफर किया जा चुका है, जो आपके पास उपलब्धि नहीं है। तो ये क्या जाहिर करता है? ये जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं फ्रॉडलेंट जो आपका इंटेंशन था वो शुरू से ही था। अब अगर इसमें मैं निवेशकों की संख्या की बात करूं, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से है, वो लगभग 133 है। अब ये जो 133 निवेशक हैं, ये मिलकर के जितना भी पैसा लगा रहे हैं, 579 करोड़ रुपए जो है इसमें लगाए गए, 589 माफ कीजिएगा, 589 लगाए गए और 488 यहां से चला गया। अब उसके बावजूद भी आप कहते हैं कि नुकसान हो रहा है। और एक और बात आपको ध्यान में रखना है, जब समझौता हुआ तो कहा गया था कि 15 साल तक $11 मिलियन जो है वो हर साल दिया जाएगा, उसमें से एक पैसा भी नहीं आया। और दूसरी तरफ आप इसमें से लगभग 85-90% ले गए, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि नुकसान हो रहा है। तो दुनिया के अलग अलग देशों में, अगर मैं भारत जर्मनी द्विपक्षीय समझौते की बात करूं या भारत मॉरिशस द्विपक्षीय समझौते की बात करूं, कमर्शियल कंसिडरेशन की बात करूं, 112 मिलियन, 93 मिलियन और $1 बिलियन का जो क्लेम उन्होंने जीता,
फिर एयर इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के असेट के ऊपर जो है बाहर में जो उसे कमाई है, माफ कीजिएगा, कि जो उसकी आमदनी के ऊपर है उसके ऊपर उनका कब्जा करने को मिला। ये सारी चीजें क्या जाहिर करती है कि आपका मकसद एक कारोबार करना नहीं था, आपका मकसद एक गलत तरीके से पैसा कमाना था। और अब जब आपके पास एक अंतर्राष्ट्रीय मुहर लग जाती है तो उस मुहर का आप फायदा उठा करके एक तरीके से कहा जाए तो अवार्ड शॉपिंग के लिए निकल चुके हैं दुनिया के अलग अलग देशों में, और जहां कहीं भी मौका मिल रहा है आप एक मुकदमा ठोक दे रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और रतन जी, अब जब सरकार ये कह रही है कि आप अपने कानूनी दर्जे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक प्रॉक्सी वार है, 5 लाख रुपए का कर्नाटक हाईकोर्ट ने पेनल्टी भी लगाई देवास और उसके सहयोगी कंपनियों पर। अब ये जो वाइंड अप किया जाएगा, जो सरकार के अब लिक्विडेशन किया जाएगा, ये कंपनी खत्म कर दी जाएगी, लीगल स्टेटस रहेगा ही नहीं, ये क्यों जरूरी है? और अगर ऐसा होता है तो उससे क्या हासिल होगा? शेषर जी बोल रहे थे म्यूट अनम्यूट का। सो देखिए, ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जब तक ये एंटिटी रहेगी, कॉर्पोरेट एंटिटी रहेगी, तब तक इसका जो क्लेम है वो क्लेम अलाइव रहेगा, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने वो क्लेम इनको अवॉर्ड किया है। जैसे शेषर जी ने अभी बताया कि जब आपका कोई प्रोडक्ट ही नहीं, कोई सैटेलाइट नहीं, कोई लॉन्च नहीं, आपने कोई रॉयल्टी नहीं दी, आपने $11 मिलियन देने थे, आप सारे पैसे वापस निकाल के ले गए, ये सब तो इट विल बिकम अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन, और इसके बाद एक और आर्बिट्रेशन शुरू हो जाएगा। तो जब तक वो कॉर्पोरेट एंटिटी वाइंड अप नहीं हो जाएगी, जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो क्लेम कहां रह गया? तो गवर्नमेंट को ये मतलब कानूनी तौर पे जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है, that Devas has to be wind up। तो जितने 133 उनके शेयर होल्डर्स हैं, जितने उनके क्लेमेंट्स हैं, और जो उनका क्लेम है वो अपने आप ही डाई हो जाएगा, बिकॉज इफ द एंटिटी इज नॉट देयर देन देयर इज नो क्लेम। तो इसीलिए इसको वाइंड अप करना जरूरी है। और जो कर्नाटक सरकार ने लगाया है इसके ऊपर कॉस्ट, वो बहुत सही लगाया है, क्योंकि आपका इंटेंट फ्रॉड था। इंटेंट वाज फ्रॉड, इंटेंट वाज नॉट मेकिंग रेवेन्यू और गिविंग रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, या सैटेलाइट बना करके देश में आप कम्युनिकेशन की एक नई लहर नहीं लाना चाहते थे। क्योंकि अगर वो लाना चाहते तो 2005 से लेकर के 2011 तक आपके पास बहुत समय था। और फिर मैं यही कहना चाहता हूं कि जब 2005 से लेकर 2008 के बीच में जब नया इन्वेस्टमेंट आया और कोई सैटेलाइट बना नहीं, कोई लॉन्च नहीं हुआ, कोई फैसिलिटी नहीं मिली, रॉयल्टी नहीं मिली, तो उस समय की तत्कालीन सरकार को इसका संज्ञान में लेकर के अपने आप ही सुओ मोटो कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो आज हम इतना 10 साल तक इसको खींचते नहीं। और इसके बीच में मुझे ये भी कहते हुए दुख हो रहा है कि हमारे बहुत सम्मानित इसरो और एंट्रिक्स के साइंटिस्ट और ऑफिसर्स, उनके ऊपर भी आरोप लगे, और वो भी काफी कहना चाहिए इन्वेस्टिगेशन के उनके ऊपर भी दायरे में आए, बिल्कुल जबकि उनकी ऐसी कोई खास गलती नहीं थी। जो भी है, इंटेंट टू फ्रॉड एंड द स्कीम टू फ्रॉड वाज ऑफ देवास मल्टीमीडिया। और दुख की बात तो यह है कि इसमें कुछ लोग एक्स ISRO हैं जो इन्वॉल्व थे, और उनकी अगर मिली भगत ना होती तो ये डील कभी हो ही नहीं सकती। शिशिर जी, इस पूरे अध्याय से जो करीब 15-16 साल चला, हमें सबक क्या मिलता है? क्योंकि अब ऐसी चीजें फिर से रिपीट ना हो, कम से कम हम सीख तो सकते हैं इतिहास से। इतने बड़े एपिसोड के बाद हमें क्या सीखना चाहिए? कहां पर जाकर के जो जिम्मेदारी है वो रुकती है? क्योंकि भाजपा करे, ये कांग्रेस के जमाने में हुआ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को पता नहीं था, कैबिनेट नोट, मतलब इतने बड़े स्तर पर ये चीजें गई हैं जिसमें पूरा का पूरा सिस्टम लपेटे में आ रहा है। जिम्मेदारी किसकी है? और जो CBI और ED के जो केसेस चल रहे हैं उनका क्या होने वाला है, अगर आपसे समझना चाहें? देखिए, सबसे पहले तो इसमें बात यह आती है कि जिम्मेदारी पहले स्तर पर तय हो। जब समझौता हो रहा है, वो भी एक सरकारी कंपनी के साथ, और वो भी एक स्पेस रिसर्च में जो है जी, उसके साथ अगर समझौता हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पड़ताल में चूक हुई है। अगर किसी को अंधेरे में रखा गया है, सरकार ये कहे कि मुझे अंधेरे में रखा गया है, ये कहना थोड़ा सा कुछ अजीब सा लगता है कि एक सरकारी कंपनी इस तरह का एक बड़ा समझौता कर रही है और उसमें पता ही नहीं है कि समझौते की खास बातें क्या है। तो पहले तो आपको समझौते को हर लेवल पे वेटिंग करनी होगी, और जिसके साथ आप समझौता कर रहे हैं उसकी पूरी पृष्ठभूमि जांचनी होगी कि क्या वो सही चीज कंपनी है कि नहीं, सही संगठन है कि नहीं। दूसरा ये है इनफोर्सेबिलिटी। देखिए, कंपनी कानून में एक प्रोविजन है जिसको हम लोग कहते हैं सेक्शन 339। सेक्शन 339 ये कहता है कि अगर किसी भी कंपनी में धोखाधड़ी की बात आती है तो उसमें जो फैसला लेने वाले हैं उनकी भी संपत्ति जब्त की जा सकती है, और वो अनलिमिटेड लायबिलिटी है। तो ये इससे क्या होगा कि आने वाले जो कोई भी समझौता करने वाले, वो एक बार
जरूर थोड़ा सा सोचेंगे किसी भी तरीके के समझौता करने के पहले, तो वो एक्शन आपको इमीडिएटली इनिशिएट करना चाहिए शशि ताकि जी, भविष्य मुझे में लगता है कि आज जो वित्त मंत्री ने कहा कि इस फैसले के बाद सरकार को जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है उसमें भी संशोधन करना पड़ा, तो वो समझ बूझ करके जो देशों के साथ समझौता है शायद वो भी बहुत सारे पक्षों को ध्यान में रख के करना पड़ेगा। आप अपनी बात पूरी करें प्लीज। बिल्कुल, एक तो आपको घरेलू स्तर पे आपको जो कार्रवाई करनी है कि जो कुछ भी पैसा गया है उसकी नुकसान की भरपाई कैसे की जाए, और दूसरी तरफ जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हमारी द्विपक्षीय समझौते को आधार बनाकर अलग अलग जगह पर आर्बिट्रेशन अवार्ड के लिए करती हैं, वो समझौते में कहीं ना कहीं ऐसे पक्ष डालने होंगे कि उनकी लायबिलिटी भी, उनकी भी जो जवाबदेही है वो सुनिश्चित की जा सके। मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम अगले आने वाले कुछ समय में देखेंगे, जिससे कि इस तरह की कोई भी घटना जो है वो ना हो, क्योंकि अंत में नुकसान किसको होता है? टैक्स पेयर को होता है, जिसका पैसा इन काम में लगा हुआ होता है। शिशिर जी बहुत धन्यवाद। रतन श्रीवास्तव जी बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। वक्त हमारे पास इतना ही है। तो जो कल सुप्रीम कोर्ट का जो समझौता आया वो एक बड़े फ्रॉड की तरफ इशारा करता है, और स्पष्ट तौर पर ये कहना सुप्रीम कोर्ट का और उसके बाद सरकार का ये कहना कि अब अगला कदम जांच एजेंसियों के साथ मिल बैठ करके देखा जाएगा, और जो इंटरनेशनल जो अवार्ड्स हैं, मतलब जो फैसले आए हैं, उस पे वित्त मंत्री का स्पष्ट तौर पर यह कहना था कि कोई भी सॉवरेन राष्ट्र जब उसको ये बात समझाई जाएगी कि देश का सर्वोच्च न्यायालय ये कह रहा है कि ये कंपनी ही फ्रॉड तरीके से बनाई गई थी, इसका जो इंटेंट था वही फ्रॉड करना था, इसलिए जो इन्वेस्टमेंट आया वो बिल्कुल असुरक्षित या सुरक्षित नहीं था, इसका सवाल नहीं उठता है, और इसमें से बहुत सारा हिस्सा वापस जा चुका है, इसलिए कोई क्लेम बनता नहीं है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये जो इस तरह के जो मामले हैं वो फिर से नहीं होंगे, जो फैसले लिए जाएंगे उसमें जिम्मेदारियां तय की जाएंगी, और शायद यही एक बड़ा सबक होगा इस पूरे एंटिक्स देवास डील के पूरे सिस्टम से, पूरे एपिसोड से हम सीख सकते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद कुछ और खबरें हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ नाइट।